शिक्षक शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर। आपको ज्ञात ही है कि हम लोग अपने चैनल पर शिक्षा शास्त्र विषय की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आजकल शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम लोग सांख्य योग दर्शन की चर्चा कर रहे हैं। जो सांख्य योग दर्शन है, दर्शन जो आप जानते ही हैं कि दृश्यते यथार्थ तत्त्वमने नीति दर्शनेन, यानी जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की व्याख्या होती है वही दर्शन कहलाता है। तो ये सांख्य युग है, यह एक सम्यक दर्शन है। ये संख्याओं के रूप में भी माना जाता है कि ये दर्शन आता है काम। तो आइए आज के प्रकरण की बात करते हैं, जिसमें हम सांख्य योग शिक्षा दर्शन व शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए इस पर बात करते हैं कि सांख्य योग दर्शन शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में क्या विचार करता है। आप जानते हैं कि जो विचार उसके उद्देश्य के होते हैं उन्हीं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रमों की संरचना निर्धारित और नियमित की जाती है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और इस पाठ्यक्रम की बात करते हैं। यह दर्शन आप जानते हैं कि मनोवैज्ञानिकता को बनाए रखता है, मनोवैज्ञानिक आधारों पर बना है, और जिससे शिक्षा एक पाठ्यक्रम को अवस्थाओं के अनुरूप बांटा जा सकता है आराम से। तो यहाँ आप जानते हैं मनोविज्ञान में आपने हमारे जो मनोविज्ञान के शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न वीडियो हैं उनमें देखा होगा। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था की बात आती है तो उन्हीं अवस्थाओं के अनुसार जो पाठ्यक्रम कैसे होगा, सांख्य उस पर क्या कहता है, इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो शैशवावस्था का जो पाठ्यक्रम होना चाहिए उसमें ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों का विकास होता है। आप जानते हैं कि शैशवावस्था बिल्कुल एकदम प्रारंभ की अवस्था होती है। यहाँ अवस्था के बारे में निर्णय नहीं दिया गया कितने वर्ष का होता है, बस अवस्था में पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए हमें यह हमारा मूल उद्देश्य है। क्योंकि बालक जो विद्यार्थी होता है वह छोटा होता है, समाज का बहुत ही नवजात अंग होता है, जो एकदम वह अभी समाजीकरण की प्रक्रिया से दूर है, अप्रशिक्षित है। तो उसके प्रशिक्षण के जो पहले पंच तन्मात्राओं से उत्पन्न उस पंच महाभूतों के द्वारा बने उसकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां होती हैं। इसलिए सबसे पहले शैशवावस्था में ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों का विकास होता है। क्योंकि बालक बोलना, मुंह से और कान से सुनना, नाक से सूंघना, जीभ से स्वाद लेना और हाथ से पकड़ना, स्पर्श, इसके संदर्भ में बात करता है। तो पंच तन्मात्राओं से जो वह उनसे उत्पन्न महाभूतों का अनुभव कराने के लिए बालक को मिट्टी, पानी, आकाश, हवा, प्रकाश का अध्ययन कराना चाहिए। आप जानते ही हैं कि शब्द पंच तन्मात्राएँ कौन कौन हैं, आपको प्रश्न पूछा भी जाता है, आप याद रखिए तो बेहतर होगा। पंच तन्मात्राओं में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 तन्मात्राएँ हैं और इन 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं सांख्य दर्शन के अनुसार। जो हैं, शब्द से आकाश की उत्पत्ति होती है, स्पर्श से हवा की वायु की उत्पत्ति होती है, रूप से अग्नि की उत्पत्ति होती है, रस से जल की उत्पत्ति होती है और गंध से पृथ्वी यानी मिट्टी की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहला कार्य है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ज्ञान को जानना चाहिए और जो उसके महाभूत हैं, पंच महाभूत हैं, यानी जो तत्व हैं क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, उसका अनुभव कराने का अवसर देना चाहिए। बच्चे को मिट्टी खेलना पसंद करता है, मिट्टियों के घरौंदे बनाता है, खिलौने बनाता है, तो उसको हमको रोकना नहीं चाहिए बल्कि उस पर प्रोत्साहित करना चाहिए कि अच्छा किए हो, कुछ और सुधार कर सकते हो। पानी के साथ खेलता है तो पानी के साथ भी उसके खेल में सहयोग करना चाहिए। कुछ अच्छा करता है आग के साथ, वहाँ भी ध्यान देना चाहिए। हवा के साथ, प्रकाश के साथ, वहाँ इन सब बातों में उसकी स्वाभाविक रुचि रहती है। तो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के विकास में ये सब बातें महत्वपूर्ण हैं। और शब्द के लिए ध्वनि उच्चारण कराना चाहिए, वो पाठ्यक्रम में रखना चाहिए शब्द के लिए, कि जिससे शब्द जो तन्मात्रा है उसका ज्ञान हो सके, उसके लिए ध्वनि और उच्चारण पर बल देना चाहिए। और वस्तुओं के रूप, यानी शब्द के बाद दूसरी तन्मात्रा है रूप का, तो वस्तुओं के रूप, आकृति, आकार आदि के अनुभव जो है ये रूप तन्मात्रा में आते हैं कि कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ छोटी है, उसका रूप कैसा है, कौन सा किस रंग का है, गोरा है, काला है, नीला है, बैगनी है, गुलाबी है। इस तरह से रूप, रंग, जो उसकी आकृति है आदि के बारे में जो अनुभव कराया जाएगा
वो रूप तन्मात्रा में आएगा, ये शैशवावस्था में ही होता है। और उसके बाद जो रस में होता है, रस आप जानते हैं इससे पंचमहाभूतों में यह वायु जल का है, तो रस किसका है? जल का। तो इसमें रूप में, रस में विभिन्न स्वादों की पहचान तथा रचना द्वारा विभिन्न जो पदार्थ हैं, विभिन्न पदार्थों के गुणों का ज्ञान कराना चाहिए। पदार्थों के गुणों का ज्ञान यानी जो रूप रस है, आप जानते हैं रस का अनुभव कहाँ से होता है? रस आपके स्वादेंद्रिय यानी जीभ से रस का पता चलता है। तो स्वादेंद्रियों का प्रशिक्षण इस तरह से कराना चाहिए कि वो जान सके, जीभ का प्रशिक्षण इस तरह से कराना चाहिए कि वो जान सके कि कौन सी चीज़ खट्टी होती है, मीठी होती है, तीखी होती है, कड़वी होती है, कसैली होती है। इस तरह उसको यह स्वाद की पहचान और रचना द्वारा पदार्थ के गुणों का ज्ञान कराना चाहिए। गंध के अंतर्गत उसको घ्राणेंद्रिय यानी नाक के अनुभवों का समावेश किया जाता है कि कौन सी चीज़ महकती है, कौन सी चीज़ दुर्गंध दे रही है, सुगंध क्या है, दुर्गंध क्या है, इसका यहाँ समावेश कराना चाहिए। और स्पर्श के अंतर्गत उसको चिकना, खुरदरा, भारी, हल्का इत्यादि अनुभव इसमें आते हैं। तो ये शैशवावस्था में उसकी जो पंच तन्मात्राएँ हैं और उनसे उत्पन्न पंच महाभूत हैं, इन्हीं पर बल देना चाहिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत, और सबसे पहले उनका ही पूर्ण रूप से अनुभव प्रदान करना चाहिए, जिससे कि बालक उसको यथार्थ रूप में उसका अनुभव ले सके, उसमें कृत्रिमता ना हो। कोशिश करना चाहिए कि जो अनुभव इस तरह दिए जाएं वह वास्तविक अनुभव हों। और दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था, जो पूर्व के लिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम हैं उनको अधिक समुन्नत करना चाहिए, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों का अभी विकास हो रहा है, विकास पूर्ण नहीं हुआ है। बाल्यावस्था में शरीर, आप जानते हैं इस अवस्था में भी शरीर द्रुत गति से विकास करता है, तीव्र गति से विकास करता है। तो विकास की गति यहाँ भी वैसे ही चलती रहती है। तो बाल्यावस्था के जो पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम हैं उनको समुन्नत करना चाहिए, उनमें उच्चता लानी चाहिए, और समुन्नत रूप में करके स्वप्रत्यय के लिए भाषा, गणित, सामाजिक विषय और विज्ञान के तथ्यात्मक पक्ष स्मरण करने वाली बातें रखनी चाहिए। यानी जो पूर्व का निर्धारित पाठ्यक्रम है, जो तन्मात्राओं के लिए पंच तन्मात्राओं और पंच महाभूतों का है, उनका यहाँ पाठ्यक्रम होना चाहिए, लेकिन ये समुन्नत होना चाहिए, माने थोड़ा सा उच्च होना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में भी चलते रहना चाहिए इसे। इसके अलावा जो मनस का विकास है इस आयु में तुरंत तेज होता है। आप जानते हैं कि जो बालक का मानसिक विकास होता है, जो मानसिक विकास की गति है वो सबसे तेज बाल्यावस्था में होती है। इसलिए जो मनस का विकास है उसके लिए भी बालकों में स्मरण शक्ति होती है, और जो उसकी कल्पना जो होती है गहरी होती है। तथ्यों के अध्ययन के लिए ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और स्वप्रत्यय जो बनने लगेगा जब, तो स्वप्रत्यय बनने के लिए उनको भाषा से, जैसे भाषा का ज्ञान होगा तो स्वप्रत्यय अपना उसका जो बन रहा है भाषा के द्वारा वह अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकेगा। और गणित की बात करेगा, गणित के द्वारा तर्क वितर्क करना सीख लेगा, जो तार्किक शक्ति का उसका विकास होगा। सामाजिक विषय उसको बताए जाएँ हल्के फुल्के, जिससे सामाजिक विषय के संदर्भ में वो जान ले कि कोई इतिहास में क्या हुआ था, और भूगोल क्या कहता है, अर्थशास्त्र क्या कहता है, और तमाम विषय क्या कहते हैं, राजनीति शास्त्र क्या कहता है। और विज्ञान जो है, तो विज्ञान को भी यहाँ के तथ्यात्मक पक्ष स्मरण करने की वाली बातें होनी चाहिए। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो भाषा, गणित, सामाजिक विषय, विज्ञान हैं और ये सब विषय हैं, इनके तथ्यात्मक पक्षों को ही विशेष जोर दिया जाता है, क्योंकि अभी तक जो स्मरण करने वाली बातें इस समय जो रटवाना अधिक समुख सब जानते ही हैं कि बाल्यावस्था में रटना ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसमें तथ्यात्मक पक्ष का स्मरण करने वाली बातें यहाँ जोड़ देनी चाहिए, कि जिससे वह जो बाल्यावस्था का पाठ्यक्रम है वो ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों के प्रशिक्षण के साथ कुछ विषयों का जो तथ्यपरक बातें हैं, तथ्यपरक पक्ष हैं, उनका वह स्मरण भी कर सके। और उसके बाद बात करें किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था में जो है बालक का स्वप्रत्यय अस्थायी होने लगता है और विनिश्चयकारी बुद्धि जागृत हो जाती है। जो उसका स्व है वो उसका, आप जानते हैं किशोरावस्था
12 से 19 साल की अवस्था होती है। इसमें वो अपनी एक इमेज तैयार कर लेता है कि उसको कैसे होना है, कैसे बनना है, किसके जैसे बनना है। और नायक पूजा जैसे गुण मनोविज्ञान के जो शिक्षा मनोविज्ञान के वीडियो है हमारे यहाँ चैनल पर, उसको आप देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि जो यहाँ स्व प्रत्यय है वह स्थायी होने लगता है। नायक पूजा या फिर उसका जो व्यवहार है, उसका एटीट्यूड है, अभिकृत्य है, जो भी है सब कुछ स्थायित्व की ओर जाने लगता है और इसकी बुद्धि निश्चयकारी बुद्धि जागृत हो जाती है। इस आयु के पाठ्यक्रम में जो है विवेचनात्मक विषयों का प्रावधान होना चाहिए। अभी तक आप देख रहे हैं ये बातें जो बाल्यावस्था तक थी वे विषय थे, लेकिन तथ्यात्मक स्मरण की बातों पर जोर दिया जाता था। लेकिन अब इनका जो है यहाँ जो जोर है वह विवेचनात्मक विषयों पर है। यह विवेचन के लिए अब वो तर्क वितर्क में काफ़ी कुछ प्रशिक्षित हो गया है बाल्यावस्था में, अब वो विवेचन के योग्य हो गया है। इसलिए विवेचनात्मक विषयों का प्रावधान किया जाता है कि बाल्यावस्था के ज्ञान को ज्यों का त्यों ग्रहण नहीं करता है इस अवस्था में बालक, बल्कि उसके संबंध में वह निर्णय लेने का कार्य भी करता है। इस आयु में छात्र की अवधारणाएं स्थिर होने लगती हैं। छात्र की अवधारणाएं स्थिर होने लगती हैं। बालक जो एक अपना अजम्पशन तैयार करना था, जो अभी तक अस्थिर थी, हिलती डुलती रहती थी, कब पल भर में बदल जाती थी, अब वो अवधारणाएं बदलने वाली नहीं हैं, बल्कि वो स्थिरता को प्रदान करती हैं, स्थिरता को प्राप्त हो रही हैं। तो बालक की अवधारणाएं जो हैं, याद रखिएगा ये सब बातें पूछने लायक हैं कि बालक की अवधारणाएं किस अवस्था में स्थिर होने लगती हैं। तो बालक की अवधारणाएं किशोरावस्था में स्थिर होने लगती हैं। मौलिकता जानते हैं, मौलिकता का मतलब जो वास्तविकता है, ओरिजिनलिटी है, जो मूल है, जो वास्तव में जो है, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, उस मौलिकता का आविर्भाव होने लगता है, उसका जन्म होने लगता है और वह अपना दृष्टिकोण बनाने में समर्थ होते हैं। अब बाल्यावस्था से किशोरावस्था में पहुंचा है। आप जानते हैं कि किशोरावस्था को आधी तूफान की अवस्था भी कही जाती है। यह अवस्था इसलिए आधी तूफान की अवस्था कही जाती है कि यहाँ जो शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी द्रुत गति से होता है, चरम गति से होता है, तीव्र गति से होता है। इसलिए उसका दृष्टिकोण भी बनने लगता है। हर बातें यहाँ अब एक स्थायित्व की ओर जा रही हैं। देखिए, स्व प्रत्यय स्थायी होने लगता है, अवधारणाएं स्थायी होने लगती हैं, उसका दृष्टिकोण अपना बनने में समर्थ हो जाता है। अध्यापन में इन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे किशोरावस्था को भी बेहतर ढंग से शिक्षा प्रदान की जा सके और उसकी जो क्षमताएँ हैं उसका सर्वांगीण व सर्वोत्कृष्ट विकास किया जा सके। इसके बाद जो अन्य अवस्थाएँ हैं उनके संदर्भ में भी सांख्य योग दर्शन अपना मत प्रस्तुत करता है पाठ्यक्रम के लिए कि विद्यालयी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात भी जो शिक्षा चालू रहती है, परंतु तब तक व्यक्तित्व का निर्माण पूरा हो जाता है। अब देखिए, किशोरावस्था तक जिसको जो बनना है, व्यक्तित्व का निर्माण जो है वो किशोरावस्था तक लगभग पूरा हो जाता है और इस समय तक वह विवेक जागृत हो जाना चाहिए कि जड़ प्रकृति और चैतन्य भिन्न भिन्न है। मूल बात क्या है? इस जड़ प्रकृति और चैतन्यता की जो भिन्नता है ये जानना इसके लिए अनिवार्य है और इस विवेक का क्रमशः विकास होना चाहिए। ये विकास विवेक जितना ही विकसित होगा उतना ही वह निर्क्षीर विवेक निर्णय करने लगेगा। तो इस तरह से आपने सांख्य योग दर्शन के अनुसार जो पाठ्यक्रम है उसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बाद अन्य अवस्था के संदर्भ में पाठ्यक्रम की बात समझी। जो बातें आपको कहनी है आपका कमेंट बॉक्स में स्वागत है। आप चैनल लाइक करने, शेयर करने, सब्सक्राइब करने पर भी विचार कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।